हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का नया लेक्चर। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। पहले आप क्लास में आ जाइए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग, ये बता दो। बढ़िया एकदम। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सर, आपने होमवर्क दिया था क्या? हाँ, होमवर्क दिया था मैंने, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस कुछ कम थे, 10 से भी कम क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। कल होमवर्क कम ही था, होमवर्क ज्यादा नहीं था कल। 10 से कम क्वेश्चन होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन ही होंगे होमवर्क में ना। ज्यादा होमवर्क नहीं दिया था मैंने कल, लेकिन हाँ, होमवर्क था जरूर। ठीक है, होमवर्क था जरूर, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन थे कल। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज आपके लिए होमवर्क ज्यादा होगा। ठीक है, आज आपके लिए होमवर्क ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था ये बता दो। स्लाइड में नहीं थे क्वेश्चन, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं बहुत बढ़िया हूं। 3 क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। तीन क्वेश्चन हुए थे। कितने क्वेश्चन हुए? 8 क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, अब लिखिए 9वां क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। लिखिए CH3COONA की सांद्रता ये आपको दे रखी है 1 कैपिटल M। ठीक है, के आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, आपको पीएच बताना है विलियन का। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए दे रखा है 2.4, ऑप्शन बी दे रखा है 3.6, ऑप्शन सी दे रखा है 4.8 और ऑप्शन डी दे रखा है 9.4। चलिए इसको करिए। सर, क्लास 12 बजे तक आती है, 12 बजे के बाद आती है, रिवीजन भी नहीं कर पाते। ठीक है, बात करता हूं अब इस बारे में। क्या है प्रॉब्लम? ये ना कि अपनी क्लास जो खत्म होती है बेटा, वो रात को 8 बजे खत्म हो रही है। अब रात को 8 बजे क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं बेटा। सभी लोगों का घर होता है ना। सड़क पे तो कोई बैठा हुआ नहीं, हर कोई इंसान अपने अपने घर में बैठा हुआ है। सब अपना अपना घर लेकर के बैठे हुए हैं। सबका पेट है, सबको भूख लगती है, सबको अपना अपना जीवन चलाना है। सबके जिन जिन की शादी हो चुकी है, उनके बीवी बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके भी घर बार वाले हैं। तो हमारी क्लास रात को 8 बजे होती ना, रात को 8 बजे खत्म। अब रात को जब 8 बजे खत्म होगी तो सीधी सी बात है, रात को आपकी पीडीएफ जो होगी वो अपलोड उतनी ना हो पाए जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर वो पीडीएफ और वीडियो जो होगी वो कब मिलेगी आपको? फिर वो नेक्स्ट डे मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये सारी समस्या है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हर वक्त नहीं सोचना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। क्या रात को अगर मान लो कोई 10 बजे भी हमारी क्लास ले रहा है, या 9 बजे ले रहा है, या 8 बजे तक ले रहा है, क्योंकि ऑफिस का टाइम 6 बजे तक का होता है। 6 बजे के बाद कोई भी ऑफिस नहीं चलता है। वो तो मैं हूं जो आपकी क्लास रात को 8 बजे तक ले रहा हूं। ध्यान, समझ में आ गया? ध्यान रखना। तो ऑफिस के जितने भी वर्कर होते हैं बेटा, वो शाम को 6 बजे के बाद चले जाते हैं। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
चैप्टर कब खत्म होगा? जब तुम मैसेज करना बंद कर दोगे तब चैप्टर खत्म होगा। जिस वक्त तुम एक ब्रह्म साधना में चले जाओगे, ब्रह्म साधना मतलब कि पढ़ाई की ब्रह्म साधना में चले जाओगे, तुम पढ़ाई में इतना डूब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि भैया जिंदगी में और कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तुम मैसेज करना बंद कर दोगे, और जैसे ही तुम मैसेज करना बंद कर दोगे तो तुम्हारा सिलेबस और तुम्हारा चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुमने मैसेज करना बंद कर दिया चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? पार्थ सर रात को 9 बजे तक बताते थे, लेकिन बेटा मैं 9 बजे तक, मैं पार्थ सर अलग जगह क्लास ले रहे हैं, मैं अलग जगह क्लास ले रहा हूँ, पार्थ सर एक अलग प्लेस पे क्लास ले रहे हैं, मैं अलग प्लेस पे क्लास ले रहा हूँ। पार्थ सर शायद मेरे ख्याल से गुड़गांव या दिल्ली से क्लास लेते हैं, मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ। तो हर जगह अलग अलग तरीके से चीजें चलती ना बेटा, ऐसे नहीं होता है। चलो भैया बातें हो गई हूं। देखो अभी भी नालायक पूछ रहा है चैप्टर कब खत्म होगा। अरे प्रभु बता चुका हूं, तू मैसेज करना बंद कर दे उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। नितेश पांडे मैसेज करना बंद कर दो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मत करो मैसेज, मत करो, ठीक है? आप शांति से पढ़ाई करो। क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा? देखो अब पहला तरीका तो ये कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, हल करूं। हल कैसे करूं कि भैया मैं पहले तो पीएच का फॉर्मूला लगाऊं। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? तो 14 में से पीओएच को माइनस करेंगे, यही होगा। और इसके लिए ये कौन सा लवण है? ये लवण है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें पता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? पीओएच का फॉर्मूला है। पीओएच का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? 7 - 1/2 पी के ए माइनस 1/2 log C। तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यू रखो, के से पी के निकालो, यहां रखो, सी यहां रखो, उसके बाद हल करो। एक तो तरीका ये है। लेकिन 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 इस तरीके पे जाने से पहले थोड़ा ऑप्शन पे नजर डाल दो। इस तरीके पे जाने से पहले थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डाल दो। हो सकता है ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो हम पूरा सॉल्व क्यों करेंगे? और जहां पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत होगी वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, WASB वाला लवण है, और WASB वाले लवण में कौन सा जल अपघटन होता है? ऋणायनिक जल अपघटन होता है। और ऋणायनिक जल अपघटन का मतलब विलयन कैसा हो जाएगा? विलयन क्षारीय हो जाएगा। अगर विलयन क्षारीय है तो पीएच कितना आएगा? पीएच 7 से ज्यादा आएगा। मतलब कि आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई? तो कोशिश करें, बनती कोशिश जहां तक हमको सॉल्व ना करना पड़े तब तक अच्छी बात है। तो ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना। अगर ऑप्शन देखते ही हमारा काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, और अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व भी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। लिखो NH4Cl की सांद्रता C ये कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻³ कैपिटल M, ठीक है। और आपको NH4OH का Kb ये दे रखा है 10⁻⁻5। तो आपको इस विलयन का या इस लवण का आपको निकालना है पीएच। करिए, इसका पीएच निकालिए। विशाल रावत बोल रहे हैं सर यही नहीं पता चल रहा है कौन सा SASB है
कौन सा WASB है, कौन सा SAWB है। तो बेटा ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है, 7वां। आपको या तो 5वां लेक्चर देखना होगा या फिर आपको 6ठा लेक्चर देखना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कौन सा WA, कौन सा WB, कौन सा SA, कौन सा SB। तो ये सब बातें तब समझ में आएंगी जब आपने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। समझ में आया? चलो, लवण का pH। अब हमको pH की वैल्यू निकालनी है। निकालो pH की वैल्यू निकालो, करो पूरा हल करो इसको। चलो अब इसमें मुझे आप पूरा हल करके बताओ। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या बताया था आपको? लवण पहचानना है। लवण पहचानो, सबसे पहला काम लवण पहचानो। और फिर क्या करना है? फिर आपको जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लगाना है। ये बताया था मैंने आपको। सबसे पहले लवण पहचानो और फिर उसके बाद में जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लगाओ। चलो क्या है लवण, बताओ। लवण है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। NH4OH वीक बेस होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, SAWB हो जाएगा। इसका मतलब SAWB के अंदर अगर मुझे pH निकालना है तो pH का फॉर्मूला होता है 7 - 1/2 pKb - 1/2 log C। जल्दी से बता दो क्या यही फॉर्मूला है? फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बता दो क्या इस लवण का pH का फॉर्मूला यही है या नहीं। चेक करो, नोट्स चेक करो, और क्या उसमें हमने यही लिखा है? देखो चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पे वैल्यू लिखो 7 - 1/2 pKb। pKb बोला है ना। चलो आप मुझे बताओ KB कितना आ रहा है? KB यहां पे है 10⁻⁻5। कितना है? 10⁻⁻5। यहां से pKb क्या आएगा? pKb बराबर माइनस ऑफ लॉग KB, माइनस ऑफ लॉग KB। KB कितना है? 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 को सोल्व करेंगे 5 आ जाएगा, तो pKb आ जाएगा 5। इस pKb को रखेंगे हम यहां, -1/2 log C। C कितना दे रखा? सांता कितनी है? 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ चलो तो अब इसको कैसे करेंगे? तो 7 माइनस ये कितना आ जाएगा? 2.5 माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? log 2 और ये आ जाएगा 10⁻³ मतलब कि मैं काम करता हूं log 2, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं। एक काम करता हूं, इसको मैं बंद कर लेता हूं ब्रैकेट में, और जब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो हो जाएगा log 2 हो जाएगा, और ये -3 log 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ब्रैकेट के अंदर आएगा -3 प्लस log 2, यही आएगा। log 2 की वैल्यू कितनी आएगी? log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3, मतलब कि आ जाएगा -2.7। -2.7 आगे जाएगा तो +2.7, मतलब ये बन जाएगा 7 - 2.5 प्लस 2.7/2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2.7 बाहर आएगा तो +2.7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक काम करो, इसको यहीं पे हल कर लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2 से ये गया तो कितना आया? 1.35, और साथ में अगर मैं 1.7 + 1.35 ऐड करूंगा तो 8.35 में 2.5 गया, करो कितना रहा है? 8.35 में 2.5 गया तो 5, 13 में से 5 गया तो 8, और 3 आ गया तो 8 में से 3 गए तो 5, 5.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.85 आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है, नोट कर लो। आंसर आ गया 5.85। चलो बहुत अच्छी बात है। सर आपने NH4OH का KB दिया है। हाँ तो NH4OH का ही तो होता है KB।
केबी किसका होता है? NH4OH का ही तो होता है। केबी किसका होता है? अनुराग पटेल बोल रहे हैं सर आपने तो NH4OH का केबी दिया है, तो भाई केबी तो क्षार का ही होता है, NH4OH का ही होगा, अम्ल का थोड़ी ना होगा केबी, क्षार का ही तो होगा केबी। नोट करो इसको। नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन करें। स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड, अरे भैया स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, क्या कर रहे हो, नींद निकाल रहे हो हैं? चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 11, लिखो लिखो प्रतिशत H, एक मिनट रुक जाओ, NH4NO3 लिखो, NH4NO3 लवण के विलयन का प्रतिशत H ज्ञात करना है। यदि आपको सांद्रता दे रखी है 10⁻⁻2 कैपिटल M, और आपको NH4OH का केबी ये दे रखा है 10⁻⁻5। चलो इसको करो, एक मिनट रुक जाओ, 10⁻⁻5 मत करो, रुक जाओ, जल्दी मत करो, रुको। इसको आप लिखो 10⁻⁻6 कर दो, चलो 10⁻⁻6 करो। चलो अब इसको करो, सर लास्ट वाले का आंसर दिखा दो। लास्ट वाले का आंसर है 5.85। ठीक है, देख लिया, देख लिया, अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लवण को पहचानेंगे, सबसे पहले लवण को पहचानेंगे। लवण क्या होगा? लवण होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट KW अंडर रूट KW अपॉन वीक क्या है? बेस वीक है, तो यहां पे KB आएगा डॉट C। यहां से मैं लिख सकता हूं अंडर रूट KW कितना होता है? KW 10⁻⁻14 होता है। KB कितना दे रखा है? 10⁻⁻6 इंटू सांद्रता कितनी दे रखी है? 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 10⁻⁻8, ऊपर जाएगा 10⁻+8, 10⁻⁻6, मतलब कि अंडर रूट 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। और अगर मुझे प्रतिशत H निकालना है तो 10⁻⁻3 में 100 का गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 प्रतिशत, 10⁻⁻1 प्रतिशत आएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत है, लेकिन मेरे पास जो आंसर की दे रखी है उसमें तो आंसर सही दे रखा है भैया, 5.85। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं चेक कर चुका हूं। मेरे पास जो आंसर की है उस आंसर की मैं इस क्वेश्चन, आपने बोला तो मैं फिर से चेक कर लिया। एक बच्चा बोल रहा है, दिलीप बोल रहा है सर आंसर गलत किया आपने, लेकिन मैं आंसर की देख रहा हूं, यहाँ पे आंसर जो दे रखा है यही था ना, 2 × 10⁻³ KB का आंसर कितना है? KB है, ठीक है, 10⁻5। इसके pH का आंसर मेरे पास जो आंसर की उसमें 5.85 दे रखा है। ठीक है, चलो मैंने, आपने बोला तो मैंने चेक भी कर लिया। लिख लो इसको,
10 की घात -1%। अरे यार तुम फिर वही बात कर रहे हो, सर गलत है आंसर। अरे मैं फिर वही बोल रहा हूं, मेरे पास जो आंसर की है, आंसर की तो गलत नहीं हो सकती ना भैया है। आंसर की के अंदर आंसर दे रखा है 5.85, और कैसे आया, तो ये कैसे आया तो ये बता भी दिया मैंने, देख लो 5.85 मैंने सोल्व करके निकाला। 5.85 कैसे आया देखो, आंसर की में दे रखा है, मैंने सोल्व भी किया, चेक कर लो इसको। ठीक है, अब समय की बर्बादी ना करें, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 लिखेंगे, अब नोट कर लो। अरे यार तुम लोग प्लीज एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ो यार, प्लीज मेरा सर मत खाओ यार, तुम लोग है ना मेरा सर बहुत खाते हो यार। एक बार तुम लोग है ना थ्योरी अच्छे से पढ़ो प्लीज। सर के बी दे रखा है तो पीओएच आना चाहिए, के दे रखा है तो पीएच आना चाहिए। प्लीज कृपा करके आप पहले थ्योरी अच्छे से पढ़िए, थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए प्लीज। अपनी बुद्धि आप बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि लगाने के लिए सक्षम नहीं है। आपके मस्तिष्क के अंदर क्या है ना, एक प्रकार का कीड़ा घुसा हुआ है। उस कीड़े ने ये आपके अंदर पैरालाइसिस कर रखा है कि भैया आप जो सोचते हो वही दुनिया है, लेकिन थोड़ा भैया उस दुनिया से बाहर आ जाओ, उस दुनिया से आप थोड़ा बाहर आ जाओ। जब तक आप उस दुनिया से बाहर नहीं आएंगे, वास्तविकता में नहीं आएंगे, तब तक आपको यही लगेगा कि आप जो सोच रहे हो वही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। तो पहले तो भैया अपनी झूठ की दुनिया से बाहर आ जाओ। जो थ्योरी आपको मास्टर ने पढ़ाई है क्लास के अंदर, जो भी आपको यहाँ पे टीचर ने क्लास में थ्योरी पढ़ाई है, उसको प्लीज अच्छे से फॉलो करो, ढंग से पढ़ करके आओ। लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तुमको है ना लॉग निकालना ही नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, पता है आप लोगों का आंसर ये क्यों नहीं आ रहा है। आपको पता है जिन लोगों का आंसर 5.85 नहीं आ रहा है, पता है क्यों नहीं आ रहा है, कोई बताएगा मुझे। अगर किसी का आंसर 5.85 नहीं आ रहा और कुछ और आ रहा है, पता है क्यों कुछ और आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है कुछ और, 5.85 क्यों नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि उसको लॉग निकालने नहीं आता है, क्योंकि उसको लॉग निकालने नहीं आता है। लॉगरिथम निकालना सीखो, एंटी लॉग निकालना सीखो। जब ये लॉग निकालना आपको सही आएगा ना, तो आप ये क्वेश्चन सही करेंगे। इनको लॉग निकालना नहीं आता है और क्लास को डिस्टर्ब करते। अब इस सब देखो इसमें मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 5.85 आ रहा है। चलो अभी लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताएंगे। देखो कई बच्चे से जिनका आंसर 5.85 आ रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 5.85 आ रहा है, फटाफट थम्स अप दिखा दो मुझे। देखो ये देखो, ये देखो कितने बच्चे इनका आंसर 5.8, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 5.85 आ रहा है। ये दो चार जो नमूने हैं ना, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। देखो मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 5.85 आ रहा है। कमेंट देख सकते हो बाकी लोग। इसका मतलब बेटा पता है आपको गड़बड़ कहां है, गड़बड़ आपके लॉग निकालने में है। आपको लॉगरिथम नहीं आता है, आपको लॉगरिथम नहीं आता है। आपने पहली क्लास नहीं ले रखी है, और आप पहली क्लास नहीं लेते हैं, अचानक से प्रभु की तरह टपक जाते हैं 10वीं 5वीं 6ठी क्लास के अंदर, और फिर बोलते हैं सर ये नहीं आया, सर वो नहीं आया। कितना समय बर्बाद कर दिया आपने ऑलमोस्ट 5 मिनट बर्बाद कर दिए। इस 5 मिनट में तो मैं 3 क्वेश्चन करवा देता बच्चों को। चलो लिखो लिखो, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 12वां लिखो। लिखो क्वेश्चन 12वां लिखो। क्या यार इतना टाइम खोटी कर दिया ना तुम लोगों ने, मतलब क्या बोलूं अब। देखो सोडियम एसीटेट, तुम लोग अगर ऑफलाइन में मेरे सामने होते ना, तो मैं तुमको बताया था कि भैया पढ़ाई कैसे होती है। एक बच्चे को आंसर नहीं बताता मैं,
एक बच्चे को आंसर नहीं बताता मैं, एक बच्चे को आंसर। और नीट एस्पिरेंट तू तो यहां से भाग ही जा, नीट एस्पिरेंट तू भाग जा यहां से। थोड़े दिन पहले तू यही था ना, यही लड़का था ना नीट एस्पिरेंट, जो मुझे बोल रहा था कि मोबाइल में देख देख के पढ़ाते हो, तुमको क्या पढ़ाने आता होगा। नीट एस्पिरेंट तू तो मेरी क्लास से भाग ही जाना, अगर तू वही लड़का है तो भाग जाना भैया, मत पढ़ाई कर तू यहां से। थोड़े दिन पहले वही था ना ये, सर मोबाइल से देख देख के पढ़ाते हो, क्या पढ़ा। अरे भैया मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, मुझे तुझसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, तू भाग जाना यहां से मेरी क्लास से, ठीक है, मेरी क्लास से भाग जाना, तू वहीं जा, वहीं जा, चल। CH3COO की सांद्रता सी लिखो, 0.1 कैपिटल M लिखो, और यहां पे CH3COO माइनस CH3COO माइनस का KB आपको दे रखा है 10⁻⁻⁹। तो आपको बताना है pH क्या होगा, लवण का pH करो। सर मैं कब बोला, नहीं नहीं, एक दूसरा है नीट एस्पिरेंट वाला, एक दूसरा बच्चा है यहाँ पे, एक दूसरे ग्रुप में, आरंभ दूसरे वाले आरंभ बैच में, एक आरंभ वाले दूसरे बैच में एक नीट एस्पिरेंट वाला बच्चा है, वो थोड़े दिन पहले बकवास कर रहा था। तू जा सकता है भाई मेरी क्लास में, ठीक है, उसको, ऐसे बच्चों को मेरी क्लास में कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी क्लास में पढ़ना चाहता है वही आ सकता है, और मेरी क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का होता है। यहां पे अगर पढ़ाई करोगे तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में देखा, अभी संडे को जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपने देख लिया है कि किस लेवल तक की तैयारी करने की जरूरत है आपको, ठीक है, आप इस बात को समझ चुके हैं। नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो और इसका आंसर निकालो। पहले अब बाकी लोग बातें नहीं करेंगे, सब लोग अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। करो इस क्वेश्चन को, करो क्वेश्चन को करो। क्या आएगा इसका आंसर? मैंने क्या बोला था, सबसे पहले लवण पहचानो। लवण क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले लवण पहचानो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? POH निकालते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? POH निकालते हैं, याद है? और इसके पीओएच का फॉर्मूला क्या है? 7 - 1/2 pKa। यही है ना? एक बार फॉर्मूला चेक करो, सभी लोग एक बार फॉर्मूला चेक करो, नहीं तो बाद में है ना तुम पोटी करने वाले हो कि सर फॉर्मूले में ये कैसे आया, वो कैसे आया। सबसे पहले चेक करो इस लवण का फॉर्मूला क्या मैंने ये लिखवाया है, नहीं तो बाद में तुम फिर रायता फैलाओगे कि सर ऐसे कैसे फॉर्मूला रख दिया। चेक करो ये फॉर्मूला लिखवाया ना। चलो, इसका मतलब हमको पीके चाहिए। क्या चाहिए? पीके। यहां से क्या आएगा? केबी से आता है पीकेबी। पीकेबी कितना है? 9। कितना है पीकेबी? 9। अगर पीकेबी 9 है तो बताओ पीके कितना आएगा? पीकेबी अगर 9 है तो 14 में से पीकेबी को माइनस करेंगे तो पीके आएगा। 14 में से पीकेबी कितना है? 9। तो यहां 9 आ जाए। 14 में से 9 गए तो कितना आएगा? 14 में से 9 गए तो कितना है? 5 आया। कितना आया? 5 आया। ये 5 आ जाएगा। आया 5। अब उस 5 को कहां रखेंगे? ये आ गया पीके। पीके कितना आ गया? 5। तो यहां पे मैं लिखूंगा 7 - 1/2 इंटू पीके कितना है? पीके 5। ये 5 आ गया। माइनस 1/2 लॉग सी। सी कितना दे रखा है? सी यहां पे दे रखा है 10⁻⁻1।
कितना दे रखा है 10 की घात -1, मतलब कि यहां आ जाएगा 10 की घात -1। समझ में आ रहा है? चलो इसको हल करते हैं। ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 5/2 कितना होता है 2.5 माइनस। अब इसका लॉग करके बताओ मुझे आप, कितना आएगा इसका लॉग। -1 को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा। -1 को आगे ले जाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 नीचे क्या आ रहा है /2। सही है ना? अरे सही है। ये कितना हो जाएगा 0.5। यहां से हम लिख सकते हैं 7 और 0.5 7.5। 7.5 में से 2.5 गया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। ये 5 किसका आंसर है पीओएच का। 5 किसका आंसर है पीओएच का। लेकिन हमें पीओएच नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है पीएच पूछा है। अगर पीओएच 5 है तो पीएच कितना होगा, तो पीएच हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पीएच। ऐसे नोट करो इसको, ये नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया नोट। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। ठीक है लिखो, लिखो निम्न में से कौन, लिखो निम्न में से कौन ऋणायनिक जल अपघटन प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन ऋणायनिक जल अपघटन प्रदर्शित करता है। लिखो ए CuSO4, B NH4Cl, C AlCl3 और D K2CO3। देखो देखो ये नालायक इसको है ना कहां से आ जाते हैं यार, इनका क्या किया जाए मतलब यार है, क्या किया जाए इनका। पीओएच 4 आएगा, देखो इसको जोड़ बाकी भी नहीं आती, ये इसका पीओएच 4 निकाल रहा है। जरा देखो तो सही में पीओएच 4 कैसे आएगा। अच्छा तेरा पीओएच 4 क्यों आ रहा है पता है बेटा, क्योंकि तूने इसमें इसको जोड़ दिया है। तो इसमें इसको जोड़ेगा तो पीओएच 4 ही आएगा। मतलब कि बेटा तुझे कौन सी क्लास में बैठने की जरूरत है, तुझे दूसरी क्लास में या पहली क्लास में बैठने की ही जरूरत है। तू जा पहली क्लास पढ़ करके आ, उसके बाद में जोड़ बाकी लगाना तू यहाँ पे। तो तेरा यहाँ पे 4 आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि तूने 2.5 और 0.5 को जोड़ दिया। 2.5 को 0.5 में जोड़ा तो कितना आ गया 3 आ गया, 7 में से 3 गए तो आंसर 4 आ गया। अरे गधे ये भी देख ले यहाँ पे माइनस है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भैया, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भैया। निम्न में से कौन ऋणायनिक जल अपघटन प्रदर्शित करेगा। मैंने आपको कल ये बताया था, अगर आपने कल मेरी क्लास ढंग से सुन रखी है तो कल मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं। याद करो कल की क्लास, डी ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार बनाते हैं। और H2SO4 क्या है प्रबल अम्ल, SaWb। चलो ये क्या है NH4OH ये भी दुर्बल क्षार है, लेकिन HCl प्रबल अम्ल है। HCl प्रबल अम्ल है, लेकिन AHOL का होल थ्राइस Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस ये क्या है दुर्बल क्षार है। और इसकी बात करें KOH होता है प्रबल क्षार, क्या होता है प्रबल क्षार। और H2CO3 होता है दुर्बल अम्ल। WASB जो होता है बेटा ये ऋणायनिक जल अपघटन देता है, ऋणायनिक जल अपघटन देता है। ये आ जाएगा आंसर। बाकी सब क्या देंगे धनायनिक जल अपघटन।
धनायनिक जल अपघटन देंगे। ये धनायनिक जल अपघटन, ये धनायनिक जल अपघटन, ये धनायनिक जल अपघटन, ये ऋणायनिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो लवण Ba का पीएच ज्ञात करें यदि Ha का Ka 10 की घात -6 और BOH का Kb 10 की घात -6। करिए इसको। इसको करिए। लवण Ba का पीएच ज्ञात करें यदि Ha का Ka दे रखा है, BOH का Kb दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, लवण को पहचानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लवण को पहचानते हैं। सबसे पहले लवण को पहचानो, ये कौन सा लवण है, कौन सा लवण है। सर अब इसमें समस्या ये है कि हम कैसे पहचाने, ये तो Ba दे रखा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो कोई काल्पनिक लवण दे रखा है, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि दुर्बल है, प्रबल है, दुर्बल है, प्रबल है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान रखना बेटा, अगर इसमें प्रबल दुर्बल के बारे में पता लगाना है तो इनके Ka और Kb देख लो। इसका Ka कितना दे रखा है, 10 की घात -6, बहुत कम दे रखा है। इसका Kb कितना दे रखा है, 10 की घात -6, बहुत कम दे रखा है। जब Ka का मान 10 की घात -2 से कम हो, जब Ka का मान 10 की घात -2 से कम हो जाए तो हम इसको दुर्बल मानते हैं बेटा। बहुत कम है ये, 10 की घात -2 से बहुत कम है। ये दुर्बल है, ये दुर्बल है, मतलब कि क्या हो जाएगा, WA WB हो जाएगा। और अगर WA WB है तो pH का फॉर्मूला क्या आएगा, pH बराबर 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। क्योंकि यहां पे Ka और Kb क्या है, बराबर। क्योंकि Ka और Kb क्या है, बराबर बराबर है। क्योंकि दोनों बराबर बराबर है तो बराबर में से बराबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आएगा, मतलब कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 + 0, आंसर 7 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, अब आपको एक बात बताऊं मैं, एक बच्चा तो इतना खतरनाक है कि वो मुझे बोलता है कि सर ये बताओ कि इसमें से इसको माइनस किया तो 0 कैसे आया। उसने मुझे बोला कि सर ये दोनों बराबर हैं, ये तो समझ में आ गया मुझे, सर इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इसको इसमें से माइनस करोगे तो सर यहाँ पे 7 + 0, 7 + 0 कैसे आएगा, 7 + 0 कैसे आएगा। तो ये हाल है भैया हमारे देश का। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 0.1 कैपिटल M HCOONA, 0.1 कैपिटल M HCOOH, 0.1 कैपिटल M CH3COONH4, 0.1 कैपिटल M NaOH, 0.1 कैपिटल M HCl। ठीक है, तो इन सब को बढ़ते हुए पीएच के क्रम में जमाना है। इन सबको बढ़ते हुए पीएच के क्रम में जमाओ।
इन सबको बढ़ते हुए पीएच के क्रम में जमाना है। करिए इस प्रश्न को। बढ़ते हुए पेज के क्रम में जमा दो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन 15 है ना, अब देंगे आपको क्वेश्चन 16 देना है आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया है ये, इसकी बात कर लेते हैं। आप इनको नंबर देना चाहें या कुछ लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, A B C D E, है ना। आप इस तरह से लिख सकते हो, A B C D भी लिख सकते हो ना, बिल्कुल। आप इनको अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं A B C D भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे कम पीएच किसका होता है? सबसे कम पीएच किसका होता है? एसिड का। एसिड का पीएच सबसे कम होता है। एसिड से ज्यादा पीएच किसका होता है? लवण का। किसका होता है? लवण का। और सबसे ज्यादा पीएच किसका होता है? क्षार का। अम्ल का पीएच सबसे कम होता है, उसके बाद लवण का, और लवण के बाद क्षार का। चलो अब अम्ल में भी, चलो अम्ल में भी जो प्रबल अम्ल है, अम्ल में भी जो प्रबल अम्ल है उसका पीएच सबसे कम होगा। और उससे आगे कौन आएगा? दुर्बल अम्ल। उससे आगे कौन आएगा? दुर्बल अम्ल। ध्यान रखना, अम्ल का पीएच सबसे कम, और अम्ल में भी जो प्रबल है उसका बहुत कम होगा, और दुर्बल का ज्यादा होगा। चलो अब आते हैं इस पर, सॉल्ट पर। सॉल्ट में ध्यान रखना बेटा, जो SaWb है, SaWb, क्योंकि इसमें अम्लीय प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल के कारण इस वाले लवण का पीएच अन्य लवणों से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा SaSb या WaWb। WaWb और SaSb, क्योंकि दोनों का पीएच 7 के नजदीक, मतलब ये तो 7 होता है और इसका भी 7 के नजदीक होता है। इससे ज्यादा कौन आएगा? WaSb आएगा। इससे ज्यादा आएगा WaSb आएगा। उससे ज्यादा कौन आएगा? उससे ज्यादा क्षार आएगा। अब क्षार में भी सबसे पहले आएगा दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार के बाद आएगा प्रबल क्षार। ये कॉन्सेप्ट है भैया, ये कॉन्सेप्ट है। इस सीक्वेंस में आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? इस सीक्वेंस में आंसर आएगा। चलो अगर इस सीक्वेंस में आंसर आएगा तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन आएगा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl। मतलब कि E वाला सबसे पीछे आएगा। आएगा E वाला सबसे पहले पीछे। चलो E के बाद कौन आएगा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहां है? ये रहा दुर्बल अम्ल।
दुर्बल। दुर्बल कौन है? बी, तो ये आ जाएगा बी वाला। चलिए उसके बाद कौन आएगा? SaWb। SaWb कोई दे रखा है? SaWb, SaWb नहीं, SaWb नहीं, यहां पे कुछ नहीं आएगा, SaWb नहीं। फिर आते हैं WaWb, ये रहा WaWb, ये WaWb, इसका मतलब अब आएगा ये WaWb, C आ जाएगा। और C के आगे कौन आएगा? WASB, ये रहा WASB, ये WASB A आ जाएगा, तो ये A आ जाएगा। और A के आगे कौन आएगा? क्षार। कौन बच गया? क्षार, ये रहा क्षार, प्रबल क्षार, तो ये आ जाएगा D आ जाएगा। आंसर आएगा E, उससे आगे B, उससे आगे C, उससे आगे A, उससे आगे D, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। एक चीज ध्यान रखना, क्षारीय प्रकृति जितनी बढ़ती जाएगी, क्षारीय प्रकृति जितनी बढ़ती जाएगी उतना पीएच बढ़ता जाएगा, और अम्लीय प्रकृति जितनी बढ़ती जाएगी उतना पीएच कम होता जाएगा। देखो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, पीएच कम होता जाएगा। यहां क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा, फिर उससे कम क्षारीय प्रकृति, फिर लवण की, फिर और कम क्षारीय प्रकृति, फिर यहां पे और कम क्षारीय प्रकृति, क्योंकि यहां पे अम्ल आ चुका है, स्ट्रॉन्ग अम्ल, उससे ज्यादा अम्लीय, उससे, ऐसे चलना आपको, ठीक है? नोट करना इसको। फिर अगला लिखेंगे, नोट कर लिया? चलो अगला लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखो। 10 की घात -3 कैपिटल M HCOO के लवण की H+ ज्ञात करो यदि प्रतिशत H आपको दे रखा है 4%। करो इसको। हाँ पीओएच में उल्टा हो जाएगा, पीओएच में उल्टा हो जाएगा, है ना अंबिका सोनी? बिल्कुल सही। इसको करो, इसको करिए। मैंने आपको बोला कि पहचानिए लवण कौन सा है। ये लवण है वीक एसिड, HCWH वीक एसिड होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। WASB दे रखा है, और WASB से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? H+ की सांद्रता नहीं निकालते हैं, OH- की सांद्रता निकालते हैं। कल वाला लेक्चर पूरा नहीं है, ठीक है, मैं डलवा दूंगा, डोंट वरी। WASB जो वो पहले आपको H+ नहीं देगा, पहले OH- देगा। देखो फॉर्मूले की लिस्ट देखो, कल मैंने जो सारांश लिखवाया उस सारांश के अंदर जाओ, वहां पे देखो WASB किसका सांद्रता देता है? OH- का। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं सर ये कैसे याद रखना है, ये याद कैसे रखना है, कौन OH- देगा, कौन H+ देगा, कैसे याद रखना है? देखो इसका बहुत आसान तरीका, देखो इसका बहुत आसान तरीका, इधर देखो। देखो अगर ये वाला लवण है,
SaWb। तो यहां पे प्रबल कौन है? प्रबल कौन है यहां पे? अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल कौन है? अम्ल। अगर अम्ल प्रबल है तो C इंटू एच लगेगा, वो H प्लस के लिए लगेगा। ये समझ में आ गया? और अगर मान लो क्षार प्रबल है, कौन प्रबल है? क्षार प्रबल है। तो क्षार प्रबल है तो यहां पे क्षार प्रबल है, क्षार प्रबल है तो किसका फॉर्मूला लगेगा? OH माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ये मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? कब किसका फॉर्मूला लगना है? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो H प्लस का फॉर्मूला CH आएगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस आएगा, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्षार आएगा। बात समझ में? मतलब कि यहां पे हम लगाएंगे क्षार, तो यहां पे आ जाएगा C इंटू एच। C कितना है? C दे रखा है 10 की घात -3, यहां आ जाएगा 10 की घात -3 इंटू एच। H कितना है? H यहां पे देखा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में 4% दे रखा, तो ये आ जाएगा 4/100, ये आ जाएगा 4/100, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात -5, ये आ जाएगा OH माइनस। लेकिन हमको OH माइनस नहीं चाहिए, हमको H प्लस चाहिए। हमको OH माइनस नहीं चाहिए, हमको H प्लस चाहिए। और H प्लस निकालने के लिए मैं लगाऊंगा H प्लस OH माइनस का गुणनफल किसके बराबर होता है? KW के बराबर। मतलब कि यहां से H प्लस आ जाएगा KW अपॉन OH माइनस। तो KW कितना है? KW होता है, प्रश्न में कुछ ना दे रखा तो 10 की घात -14, मतलब कि यहां पे आ जाएगा 10 की घात -14, और OH माइनस कितना है? 4 इंटू 10 की घात -5। इस -5 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू -5 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9। इसको भी सॉल्व करना है तो 0.25 इंटू 10 की घात -9 कैपिटल M, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पता है आपको? इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं। कई लोग पता है क्या करते हैं? और तरीका सुनना चाहते हो? OH माइनस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके होते हैं, सुनना चाहते हो? बोल करके बता दूं, समझ जाओगे? समझ जाओगे? देखो, और भी तरीके सुनो। कई लोग पता है क्या करते हैं? कई लोग पता है क्या करते हैं? कई लोग ऐसे करते हैं। कई लोग क्या करते हैं? कई लोग OH माइनस की सांद्रता निकालते हैं C/H से। निकाल दिया इसको, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो यहां से POH निकालेंगे। यहां से वो क्या निकालेंगे? POH। POH कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ लोग OH माइनस करेंगे, POH निकालेंगे। मतलब पहले OH माइनस निकाला, फिर वहां से वो POH निकालेंगे। फिर पता है क्या करेंगे? फिर वो करेंगे 14 में से POH को माइनस करेंगे तो pH निकालेंगे। फिर जैसे ही pH आएगा तो इसका एंटी लॉग ले करके H प्लस निकालेंगे। मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेप्स लग जाएंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा फॉर्मूला, और फिर लास्ट में एंटी लॉग लेकर के चौथा फॉर्मूला। मतलब 4 फॉर्मूले लगा करके करेंगे। ऐसा भी करते हैं कई लोग, इससे भी आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहां पे अच्छी बात क्या है, इस चैप्टर में आप एक क्वेश्चन को दूसरे कई तरीके से कर सकते हो। ये समझ में आ गया? तो पहले यहां से OH माइनस से POH निकाला, POH आ गया तो 14 में से POH को माइनस करके pH निकाला, और pH आ गया तो एंटी लॉग लेकर के H प्लस नहीं। ऐसे भी कर सकते हो। और हमने जो किया है वो बहुत छोटा सा तरीका है। क्या? 2 फॉर्मूले लगाओ, एक ये फॉर्मूला लगाओ, दूसरा ये फॉर्मूला लगाओ। 2 फॉर्मूले लगा करके आंसर आ जाएगा। जबकि यहां पे कितने लगाने? यहां पे एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, और फिर एंटी लॉग लेंगे तो चौथा फॉर्मूला। 4 बार आपको करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, चलो अगला। चलिए अगला लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर, बस अब खत्म होने वाला है, ये लवण खत्म होने वाला है। लवण खत्म होने वाला है 16 के बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, लिखिए। Cn माइनस प्लस
H2O, it gives HCl plus OH minus। इस अभिक्रिया के लिए सत्य है, क्या सत्य है इस अभिक्रिया के लिए आपको बताना है। लिखिए ऑप्शन ए लिखिए, KH बराबर KW अपॉन KA सत्य नहीं है, ये लिखो। इस अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। A बराबर ये, B बराबर लिखो आप H बराबर अंडर रूट KW अपॉन KA डॉट C। C लिखिए आप इसमें pH बराबर 1/2 pKa, और D इसमें आप लिखिए, एक ऑप्शन और है, हाँ ये लिखिए H प्लस बराबर KW डॉट KA बटा C का अंडर रूट। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। सर कोई भी हो KW हमेशा 10 की घात -14 ही लेना है। हाँ बेटा, ध्यान रखना, आपको प्रश्न में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर बदला नहीं जाएगा। टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस तो वहां पे हम 10 की घात -14 ही लेते हैं। हाँ, अगर प्रश्न में टेम्परेचर कुछ और दे रखा है तो हम KW की जगह फिर उस टेम्परेचर वाला जो KW है 10 की घात -14 की जगह उस टेम्परेचर पे जो भी KW होता है वो रखेंगे। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? चलिए पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा जल अपघटन है। ये ऋणायनिक जल अपघटन है। पहले तो मुझे बताइए यहां पे कौन कर रहा है, ऋणायन जल अपघटन कर रहा है। ऋणायनिक जल अपघटन मतलब कि कौन सा, WASB। ऋणायनिक जल अपघटन मतलब कौन सा, WA। ठीक है सर, आपने इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि इस चैप्टर में हम फोड़ा फोड़ी मचा देंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं तो यही चाहता हूं कि मैं आपको क्लास में ही इतना प्रैक्टिस करवा दूं कि मान लो कोई बच्चा अगर किसी कारणवश घर पे अगर प्रैक्टिस मान लो अगर नहीं हो पाई, वैसे करनी है आपको है ना, लेकिन मान लो अगर नहीं हो पाई तो एक बार तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके कर लेगा कि हाँ सर ने क्लास में बताया था। ऋणायनिक जल अपघटन आपको है दे रखा है, मतलब कि लवण कौन सा है, WASB। WASB। अब WASB के अंदर सबसे पहला बताओ KH का फॉर्मूला क्या होता है, KW अपॉन, मैंने आपको बताया था जो दुर्बल होगा, दुर्बल कौन है, एसिड, जो दुर्बल होगा उसका स्थिरांक नीचे आएगा। ध्यान रखना, जो दुर्बल होता है, एसिड दुर्बल है तो उसका स्थिरांक, मतलब कि ये तो आपको सही दे रखा है, ये तो सही दे रखा है। और अगर ये सही दे रखा है तो इस आधार पर हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट KH बटा C, और KH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KW अपॉन KA डॉट C। ये बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी बात बाद में करेंगे, अब हम आते हैं इस पे, H प्लस का आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले तो आप मुझे बताओ ये बेस क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग। बेस क्या दे रखा है, मैंने आपको बोला था कि जो भी प्रबल होगा उसके हिसाब से सांद्रता का आंसर आएगा। प्रबल कौन है, बेस, तो OH माइनस की सांद्रता आएगी, और अगर प्रबल होता अम्ल तो H प्लस की सांद्रता आती। मतलब कि यहां पे डी वाला ऑप्शन जो उसमें OH माइनस की सांद्रता आएगी। OH माइनस की सांद्रता क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्या होती है, KW अपॉन KA डॉट C, यही होता है ना OH माइनस। देख लो फॉर्मूले की लिस्ट, देखो उस फॉर्मूले की लिस्ट में देखो OH माइनस क्या होता है, KW अपॉन K, मतलब KW अपॉन KA डॉट C, इसका अंडर रूट। लेकिन हमको OH माइनस नहीं चाहिए, हमको OH माइनस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमें H प्लस चाहिए। तो H प्लस बराबर क्या लिखेंगे हम, H प्लस बराबर KW अपॉन OH माइनस, ये लिख सकता हूं। अगर मुझे H प्लस निकालना है तो मैं KW बटा OH माइनस लिख सकता हूं। मतलब कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, KW इंटू
OH माइनस, तो यहां पे क्या आएगा देखो, OH माइनस कितना है, OH माइनस KW.C, KW.C और ऊपर क्या Ka, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। इसको हल करते हैं, चलो इसको हल करते हैं। इस KW को मैं रूट के अंदर ले जा सकता हूं, जैसे ही KW रूट के अंदर जाएगा तो अंडर रूट KA, KW रूट के अंदर जाएगा तो KW का स्क्वायर बटा नीचे क्या है KW.C, KW.C, KW से KW गया तो यहां से क्या आ जाएगा KA.KW अपॉन C, इसका अंडर रूट। क्या ये आंसर दे रखा है H प्लस का KW.K.C, इसका अंडर, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। देखो इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अब इस पे आते हैं पीएच पे। चलो पीएच कैसे निकालेंगे, यहां तक की बात समझ में आ गई तो फटाफट बता दो, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं इस पे आ रहा हूं, देखो ये गलत, पहले तो मैं आंसर लिख लेता हूं, ये गलत है, आंसर तो सी आएगा, आंसर तो सी आएगा, लेकिन कैसे आएगा सुनो, क्योंकि यहां पर OH माइनस निकाला है तो यहां पर पहले क्या आएगा, यहां पर पहले POH आएगा। क्या आएगा पहले POH, POH का फॉर्मूला क्या होगा 7 माइनस 1/2 PKA माइनस 1/2 log C, ये किसका फॉर्मूला है POH का। लेकिन हमको ऑप्शन में POH नहीं निकालना है, पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे 14 में से POH को माइनस करेंगे। चलो 14 माइनस POH का फॉर्मूला क्या है 7 माइनस 1/2 PKA माइनस 1/2 log C आएगा। 14 में से 7 गए तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, समझ में आया, 14 में से 7 गए तो 7 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 PK, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 1/2 log C, मतलब कि पीएच का फॉर्मूला जो आएगा वो ये आएगा। जब क्लास चल जाए तो मुझे बता देना, मैं समझाना चालू कर दूंगा आगे। चल रही है, इसका मतलब पीएच क्या आएगा, इसका मतलब पीएच ये आएगा, जबकि यहां पे पीएच कितना दे रखा है, यहां पे पीएच दे रखा है 1/2 पीके दे रखा है, जबकि यहां पे कितना है 7 प्लस 1/2 पीके प्लस 1/2 log C, ये आएगा पीएच, ना कि पीएच ये आएगा, ये गलत है। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको नोट कर लो। अरे भैया जब क्लास नहीं रुकी है तो स्पाम क्यों कर रहे हो भाई मेरे, अरे राहुल भैया काहे स्पाम कर रहे हो यार, जब क्लास नहीं रुकी है तो स्पाम क्यों कर रहे हो बेटा, मत करो स्पाम, ये भी नोट करो, नोट कर लिया। चलिए अब आगे की बात करते हैं, देख लेता हूं, वैसे तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं देख लेता हूं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था 17, 17 के बाद लिखिए 18, लिखिए 18 लिखिए। ए बी लवण लिखो, ए बी लवण जिनमें ऐसे लिखिए, रुक जाओ इसमें लिखिए जो मैं बता रहा हूं वो लिखिए, ए बी लवण जिसकी सांद्रता
0.1 कैपिटल एम है के जल अपघटन की मात्रा, के जल अपघटन की मात्रा 2% है, जिसमें HA का के 10 की घात -6 तथा HB BOH का KB 10 की घात -6 है, तो यदि लवण की सांद्रता 0.01 m के लिए जल अपघटन की मात्रा ज्ञात करें। ये बताइए, बताओ। चलो इसका आंसर क्या आएगा? AB लवण जिसकी सांद्रता 0.1 कैपिटल एम है। एक लवण है जिसकी सांद्रता 0.1 कैपिटल एम है, ठीक है। इसके जल अपघटन की मात्रा 2% दे रखी है आपको, ठीक है। HA का K आपको दे रखा है, BOH का K भी आपको दे रखा है। यदि लवण की सांद्रता 0.01 कैपिटल एम हो जाए तो जल अपघटन की मात्रा ज्ञात करें। क्या आ जाएगा आंसर? क्या इसको हल करने की जरूरत है? नहीं, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के Ka का मान बहुत कम दे रखा है, और जब Ka का मान बहुत कम हो तो ये वीक एसिड वीक बेस होता है, और वीक एसिड वीक बेस लवण के लिए जल अपघटन की मात्रा जो होती है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब अगर जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी तो 0.01 कैपिटल एम लवण के लिए भी H का मान कितना हो जाएगा? H का मान 2% हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। नोट कर लो। आप इसमें सही कर लो, ये 10% कर लो बेटा। इसको आप, क्योंकि इसमें मात्रा जो है वो 10 की घात -12, क्योंकि ये आएगा 10 की घात -14। इसको चेंज करना पड़ेगा। अंडर रूट लिया मैंने 10 की घात -2, 10 की घात -1, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 10 की घात -1 में 100 का गुणा करेंगे 10%। ये 10% कर लो बेटा, ये 10% कर लो, इसको 10% कर लो, क्योंकि सोल्व करने पे 2% तो नहीं आएगा। सही कर लो, 10% कर लो, इसको 10% कर लो, ठीक है। 10% कर लो, ठीक है भाई। ये 2% थोड़ी ना हो सकता है, 2% तो हो ही नहीं सकता भाई। ये 10 की घात -6 है, ये 10 की घात -6 है, तो फॉर्मूला क्या लगता है? अंडर रूट KW। H का फॉर्मूला क्या लगेगा? अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB। K इंटू KB तो हो जाएगा 10 की घात -12, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा 10 की घात -2, इसका अंडर रूट लेंगे तो 10 की घात -1, मतलब कि H का आंसर जो आएगा वो 10 की घात -1, और 10 की घात -1 में 100 का गुणा करेंगे तो 10% आएगा। तो ये सही करना पड़ेगा, नोट करो। इस तरीके से भैया ये लवण के क्वेश्चन आते हैं। ये लवण हो गया कंप्लीट। अब इससे आगे की चर्चा करेंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बफर विलयन का पीएच। नोट कर लो, बफर विलयन का पीएच। अगला हेडिंग लिखेंगे, लिखो बफर विलयन का पीएच। लास्ट एंड फाइनल नंबर 6,
बफर विलियन का पीएच। नोट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, लवण को टाटा कर दो। हाँ भैया, लवण को टाटा कर दो, ठीक है। लवण को टाटा कर दो, ठीक है। चलो, बफर विलियन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बफर की परिभाषा। लिखो बफर की परिभाषा। तो अब आपको समझ में आया ना बेटा कि अगर हमको चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले तो क्लास में क्वेश्चन की भरमार लगानी पड़ेगी, तब जाकर के चैप्टर में एक एक चीज याद होगी। क्वेश्चन आप जितने लगाओगे ना, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। क्वेश्चन जितने लगाओगे, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। मतलब अपने आप याद हो जाएगी, मतलब कि 60, 70, 80% तक तो याद हो जाएगी। अगर आप बार बार क्वेश्चन लगाओगे, बार बार फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। 60-70% तो याद हो जाएगा। 30% है, 30% के लिए हमको रिवीजन करना पड़ेगा। लिखो, विलियन जिसमें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, विलियन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या प्रबल क्षार मिलाने पर पीएच में अत्यंत नगण्य परिवर्तन आता है। या आप बोल सकते हो जिसमें पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इससे बढ़िया ये हो जाएगा कि पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन, पीएच में अधिक परिवर्तन, ये भी लिख सकते हो, अधिक परिवर्तन नहीं आता, उसे बफर विलियन बोलते हैं। पहले तो मैं आपको परिभाषा समझा देता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको परिभाषा समझा देता हूं, ठीक है। ठीक है, पहले मैं आपको परिभाषा समझा देता हूं। देखो, पता है इस बफर विलियन के अंदर क्या दिक्कत है, पता है? आप देखेंगे कई किताबों में और कई टीचर क्लास में, पता है परिभाषा क्या पढ़ाते हैं? कि वह विलियन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन नहीं होता। पता है वो क्या लिखते हैं? पीएच में परिवर्तन नहीं होता, उसको बफर विलियन बोलते हैं। ऐसा कई टीचर पढ़ाते हैं और कई किताबों में भी लिखा हुआ, लेकिन ये गलत है। क्या है ये? गलत। क्योंकि आज तक ऐसा कोई विलियन बना ही नहीं है कि आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ तो पीएच में परिवर्तन हो ही ना, बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ऐसा आज तक नहीं हो सकता। तो टीचर ये क्लास में पढ़ाते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, टीचर तक पढ़ाते हैं क्लास में कि भैया पीएच जो है उसमें परिवर्तन बिल्कुल ना हो। गलत परिभाषा है। पीएच में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई विलियन है ही नहीं कि भैया आप पीएच में मतलब आप किसी विलियन में क्षार और अम्ल मिलाओ और पीएच में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि परिवर्तन हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? बफर विलियन। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल, ब्लड, हमारी बॉडी का जो ब्लड है और हमारी बॉडी का जो, बॉडी का मतलब कि हमारे शरीर से जो मूत्र निकल रहा है, ये दोनों ही बफर के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों बफर के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों क्या है? यूरिन और ब्लड, यूरिन और ब्लड, ये दोनों बफर के एग्जाम्पल है। क्योंकि बेटा आप ये चीज महसूस करना कि जैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे शरीर को बुखार आता है, तो हमारे बॉडी पीएच, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। और इम्बैलेंस होने का मतलब है कि वहां पर पीएच मेंटेन नहीं है। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो एक बफर का काम करता है।
हमारे ब्लड की पूरी कोशिश होती है कि जब तक हो सके पीएच में किसी तरह का परिवर्तन ना हो, और परिवर्तन हो भी तो बहुत नगण्य हो, क्योंकि जैसे ही परिवर्तन बहुत ज्यादा होने लग गया तो हमारे ब्लड का जैसे ही पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो गया ना, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमें फीवर आ जाएगा, हम बिल्कुल एबनॉर्मल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। इसीलिए यूरिन जो है, ब्लड जो है, ये एक तरह का बफर का काम करते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एनवायरमेंट में चले जाए, चाहे हम कितनी भी गर्मी में चले जाए, चाहे हम कितने भी ठंडे प्रदेशों में चले जाए, हमारे ब्लड का पीएच, हमारा शरीर कोशिश करता है कि ब्लड का पीएच जब तक हो सके तब तक मेंटेन रहे। लेकिन जिस दिन ये मेंटेन ना रहा, जिस दिन इसके पीएच में ज्यादा चेंज आ गया, तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ जाएगी तो भैया हम अपने डेली रूटीन के काम को हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज हमेशा कि ब्लड और मूत्र ये दोनों बफर के एग्जाम्पल है। अब इस बफर के एग्जाम्पल में आगे हम बात करते हैं टाइप्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स की। अब टाइप्स में यहां पे दो टाइप है। सबसे पहला क्या है? साधारण बफर। साधारण बफर। और दूसरा है मिश्रित बफर। दूसरा क्या है? मिश्रित बफर। साधारण बफर और मिश्रित बफर। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे साधारण बफर। लिखो सबसे फर्स्ट साधारण बफर। ठीक है, अब साधारण बफर क्या होता है? तो ये तो वही है जो आप पहले से जानते हो, WaWb लवण साधारण बफर कहलाता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई बोल दे साधारण बफर क्या है, तो ध्यान रखना WaWb से बना हुआ जो लवण है उसी को हम साधारण बफर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि Wa और WB का जो लवण होता है उसका पीएच 7 के नजदीक होता है। उसके पीएच में आप अम्ल या क्षार मिला दो तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। वो 7 के नजदीक ही रहेगा। किसके नजदीक रहेगा? 7 के नजदीक रहेगा। इसका मतलब Wa और WB जो होगा वो साधारण बफर की तरह काम करेगा, उसके पीएच में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल CH3COONH4 या फिर जैसे कि NH4CN, ये सब साधारण बफर की तरह काम करते हैं क्योंकि ये WaWb से बने हुए हैं। और अगर ये साधारण बफर की तरह काम करते हैं तो यहाँ पे पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb, ये हो जाएगा पीएच निकालने का फॉर्मूला। साधारण बफर का पीएच ऐसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा जो कि WaWb के लवण का फॉर्मूला है। इसी को साधारण लवण बोलते हैं। इसके पीएच में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम समझेंगे कि परिवर्तन कैसे नहीं हो रहा। सर हम कैसे मान ले कि परिवर्तन नहीं हो रहा है? सर हम कैसे मान ले कि परिवर्तन नहीं हो रहा है? चलो इसको हम समझते हैं। परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको समझने के लिए क्रियाविधि समझते हैं। चलो हम कैसे मान ले कि परिवर्तन नहीं होता? तो परिवर्तन नहीं होता पीएच में, इसको समझने के लिए क्रियाविधि समझते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3COONH4 WaWb है ये। इस एग्जांपल को लेकर के हम समझने वाले हैं कि पीएच में परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता है? चलो सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे? सबसे पहले हम अम्ल मिलाएंगे। चलो अम्ल मिलाने पर देखते हैं क्या अम्ल मिलाने पर पीएच में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, देखते हैं। चलो तो आप मुझे बताओ, ये जो लवण है ये पानी में जाने पर क्या देता है? ये बताओ, क्या बताया था मैंने? ये लवण पानी में जाने पर CH3COOH और क्या देता है? NH4OH देता है। यही है ना? तो लवण का आप जब जल अपघटन करते हो तो इसका मतलब ये तो है ही, साथ में ये भी है और ये भी है। इसका मतलब अगर आपने अम्ल मिला दिया, मतलब कि आपने H+ मिलाया। अम्ल मिलाया मतलब क्या मिलाया? H+ मिलाया। अम्ल मिलाया मतलब कि H+ मिलाया। जैसे ही आपने H+ मिलाया तो H+ क्या करेगा? CH3COO माइनस, भाई प्लस वाला किससे क्रिया करता है? माइनस से। तो प्लस वाला तो क्रिया करेगा किससे?
माइनस से क्रिया करेगा। जैसे इस माइनस से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। ध्यान से देखिए, CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल के कारण पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। पीएच में परिवर्तन केवल तभी होगा, सिग्निफिकेंट परिवर्तन, अच्छा खासा परिवर्तन पीएच में तभी होगा जब यहां पे प्रबल अम्ल बनेगा। ये कौन बन रहा है, ये तो दुर्बल अम्ल बन रहा है और दुर्बल अम्ल पीएच में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करता। इसका मतलब यहां पर दुर्बल अम्ल बनने से यह सिद्ध होता है कि इसके पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो और क्या होगा, चलो और क्या कर सकता है, ये H प्लस किससे क्रिया कर सकता है, ये H प्लस NH4OH से भी क्रिया कर सकता है। ये H प्लस जो है ये क्षार से भी क्रिया कर सकता है, क्योंकि अम्ल की आदत होती है क्षार से क्रिया करने की। तो H प्लस अगर OH माइनस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो NH4 प्लस बनेगा और साथ ही साथ H प्लस अगर OH माइनस से मिलेगा तो पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। अब एक बात बताओ, क्या पानी के कारण किसी तरह से कोई पीएच में परिवर्तन आएगा, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। यहाँ पे NH4 प्लस बन रहा है और पानी बन रहा है और पानी के कारण पीएच में परिवर्तन नहीं होता। पानी जो होता है ये तो पीएच 7 दिखाता है, 7 पीएच। पानी का अपना खुद का पीएच 7 होता है। इसका मतलब यहां पर भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल मिलाने पर इसके पीएच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलो क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं। अब अगला काम है क्षार मिलाना। क्षार मिलाना मतलब कि OH माइनस मिलाना। ठीक है, चलो OH माइनस मिलाते हैं। बताओ OH माइनस किससे क्रिया करेगा, NH4 प्लस से क्रिया करेगा। OH माइनस NH4 प्लस से क्रिया करेगा तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, NH4OH। NH4OH। अब आप मुझे बताओ क्या NH4OH की इतनी औकात है कि वो पीएच में अच्छा खासा परिवर्तन कर सके। बताओ लाइव चैट में कमेंट करके बताओ क्या इसकी इतनी औकात है कि ये पीएच में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन कर सके। ये पीएच में ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा, दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते। दुर्बल वाला कभी भी पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा। पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन कौन करेगा, या तो प्रबल अम्ल करेगा या प्रबल क्षार करेगा। समझ में आया। चल ये हो गया। अच्छा, और OH माइनस किससे क्रिया करेगा, OH माइनस अम्ल से क्रिया करेगा। OH माइनस अम्ल से भी क्रिया कर सकता है। ये लो OH माइनस ने अम्ल से क्रिया की, OH माइनस क्रिया करेगा तो अब आप मुझे बताओ OH माइनस अगर H प्लस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, OH माइनस अगर H प्लस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। पानी का पीएच तो 7 होता है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि यहां पर पीएच में किसी प्रकार का अच्छा खासा परिवर्तन नहीं होता। नोट कर लो, नोट कर लो। इससे सिद्ध होता है कि पीएच में किसी प्रकार का कोई अच्छा खासा परिवर्तन नहीं होता, अगर होगा तो भी बहुत नगण्य होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये किसकी तरह काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया ये जो WaWb वाला जो लवण है ये किसकी तरह काम करता है, बफर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट कर लो इसको। ठीक है। सर डी और एफ ब्लॉक पर आपके जो यूट्यूब वाला वीडियो है वो सफिशिएंट है, नहीं है सफिशिएंट। डी और एफ, देखो एक बात ध्यान रखना, मेरे यूट्यूब के जितने भी वीडियोस हैं अगर आप वो देख रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं वो सफिशिएंट नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मेरे YouTube के जो वीडियोस हैं उसके आधार पर आप नेट की तैयारी मत करना, क्लियरली बोल रहा हूं। सर आप अपने वीडियो के लिए मना बोल रहे हो, हाँ मैं अपने ही वीडियो के लिए मना बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे वीडियो देखो और क्वेश्चन ही ना बन पाए। वो वीडियो केवल और केवल क्या है, बच्चों को बताने के लिए कि भैया ये देखो हमारे पास यहाँ पे ये कंटेंट डिलीवर होता है, हम इन क्लासेस इस कंटेंट से और अच्छा कंटेंट क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। वो जस्ट एक डेमो वीडियो है,
ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है ना, उसके आधार पर कभी भी तैयारी मत करना उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं आपकी, वो केवल और केवल डेमो वीडियो हैं। डेमो वीडियो मतलब कि वो एक आपको एक सैंपल दिखाया कि भैया देखो हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाया जाता है, आप अगर हमारे सब्सक्रिप्शन वाले कोर्स में आते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लवण के करवाए हैं, उतने क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे नहीं करवाऊंगा, उतने क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे केवल और केवल प्रमोशनल और डेमो क्लासेस होती है बेटा। वहां पर अगर पढ़ाने लग जाए आदमी तो फिर बच्चा पेड कोर्स में क्यों आएगा? समझ रहे हो? वो वाली चीज है, वो वाली बात है। चलो, इसीलिए कोई भी टीचर बेटा यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाएगा कोई टीचर। इसीलिए किसी भी टीचर के बातों में मत आना कि मैं यूट्यूब पे तुम्हारा सिलेबस करवा दूंगा ठीक है, यूट्यूब से कभी सिलेबस नहीं होता है, और जो होता है वो केवल टाइम पास होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई साधारण बफर। साधारण बफर के बाद अब आते हैं हम दूसरा, मिश्रित बफर पे आते हैं। किस पे आते हैं? मिश्रित बफर पे। हेडिंग लिखिए मिश्रित बफर। ठीक है, मिश्रित बफर लिखिए। अच्छा, मिश्रित बफर का मतलब क्या है? यह विलयन या यह बफर विलयन दो विलयनों के मिश्रण से बनता है। ठीक है सर, मेरा 480 आया था, यूट्यूब से ही किए थे, लेकिन बेटा 480 नंबर जो है वो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त तो नहीं है। अब आप बोल रहे हो सर मेरा 480 आया था, मैंने यूट्यूब से ही तैयारी की थी। ध्यान रखना, 480 नंबर सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मैं आपको सच बताऊंगा, कड़वा लगेगा लेकिन सत्य होगा। मेरी बातें कड़वी लगती हैं लोगों को, पता है क्यों? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। मैं आपको एक सत्य चीज बताता हूं। चलो मैं आज आपको एक सत्य बताता हूं। अगर आपके अंक 600 से ज्यादा नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। बुरा लगेगा लेकिन ये सत्य है। तो आज ही अभी से तैयारी ऐसी कर लो कि भैया हमारे 600 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, ये मार्क्स चाहिए हमको 600 से ज्यादा। तो अब मेरी ये बात आपको बुरी लग सकती है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, सच बोलने वाला इंसान हमेशा सामने वालों को चुभता है। उसको लगता है कि यार ये इंसान मेरा बुरा चाहता है। और यार बुरा क्या चाहता है? मैं आपको सच बताऊंगा तो उसमें कोई गलत है क्या? ये बताओ मुझे आप। है ये चीज अगर कोई इंसान आपको बोल दे कि YouTube पे पढ़ा करके मैं आपको इतने मार्क्स, कैसे लाएगा भाई? YouTube पे कैसे पढ़ाएगा तू इतने मार्क्स के? अगर तू YouTube पे पढ़ा करके इतने ले आएगा तो तेरे पास सब्सक्रिप्शन में बच्चे कैसे आएंगे? बता, कैसे आएंगे बच्चे? ये सब फालतू बातें, सब फालतू बातें। YouTube पर पढ़ाई से इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। तो सत्य बात को पहचानो, सच्चाई को पहचानो। आपको गुमराह करने के लिए पूरा YouTube भरा पड़ा है। YouTube पे केवल गुमराह किया जाता है बेटा। कोई भी इंसान कभी भी आपको फ्री में पूरा सिलेबस नहीं करवाएगा। ठीक है, ये चीज आप जितना जल्दी अपने अंदर डाइजेस्ट कर लें, ये चीज आप जितना जल्दी अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे, जितना आप जल्दी इसको पचा लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, यह बफर विलयन दो विलयनों के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है? देखो, मिश्रण से, दो विलयनों का मिश्रण। देखो क्या लिखा है, मिश्रित बफर। मिश्रित बफर मतलब कि दो विलयनों का मिश्रण। मिश्रित बफर का मतलब होता है दो विलयनों का मिश्रण। अब इसमें पहला मिश्रण जो है वो तो कहलाता है अम्लीय बफर, और दूसरा विलयन जो है, दूसरा मिश्रण जो है वो कहलाता है क्षारीय बफर। क्षारीय बफर। ठीक है,
चलो अम्लीय बफर क्या होता है तो लिखिए, यह दुर्बल अम्ल, यह दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी के मिश्रण से बनता है। एक बार नोट कर लो फिर समझाऊंगा। हाँ, रिकॉर्डेड वाला बैच पढ़ सकते हो। सर मेरे पास आपका बैच है रिकॉर्डेड वाला, उसे पढ़ सकते हैं। हाँ वो बढ़िया है, वो बेटर है उससे भी, ठीक है, लेकिन यूट्यूब वाले वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी के मिश्रण से बनता है। या दूसरा क्या है, या दुर्बल अम्ल तथा उसका प्रबल क्षार के साथ लवण के मिश्रण से बनता है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। देखो अम्लीय बफर जो बनता है ना, वो दो लोगों के मिश्रण से बनता है, पता है आपको, दो लोगों के मिश्रण से बनता है, लिखा है ना, दो विलयनों के मिश्रण से बनता है। अब यहां पे मिश्रण में एक तो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, एक तो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, और एक क्या हो जाएगा, उसका संयुग्मी। ठीक है, अभी कैसे बताता हूं मैं आपको, कैसे बताता हूं, देखो समझाता हूं मैं आपको। अम्लीय बफर, ठीक है, जैसे उदाहरण, जैसे मान लो CH3COOH प्लस CH3COON है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अम्लीय बफर किससे बनता है, दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी के मिश्रण से। इसका मतलब एक तो क्या हो गया, दुर्बल अम्ल का विलयन हो गया, और दूसरा कौन हो गया, उसका संयुग्मी। इसका मतलब ये दो लोगों के विलयनों के मिश्रण से बनता है, दो विलयनों के मिश्रण से बनता है। विलयन में एक तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा उसका संयुग्मी हो गया। समझ में आया? या तो ये दे रखा है तो बफर है, या फिर आपको ये दे रखा है CH3COOH प्लस CH3COON, ये भी बफर है और ये भी बफर है, क्योंकि यहां पर भी दो लोगों का मिश्रण है, एक एसिटिक एसिड है और दूसरा उसका प्रबल क्षार के साथ बना लवण। दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ बना लवण, या तो ये कंडीशन लग जाए, या फिर दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ बना लवण, दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ बना लवण। ये देख लो या ये देख लो, दोनों में से कुछ भी देख लो, आंसर आ जाएगा अम्लीय बफर का। यहां तक की बात समझ में आ गई? फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, समझ में आ गया? अब इसको देखने का एक दूसरा नजरिया बताता हूं मैं आपको, इसको चेक करने का एक दूसरा नजरिया बताता हूं मैं आपको। देखो कई लोग पता है क्या सोचते हैं कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। पता है कई लोग क्या सोचते हैं, पता है, और यार ये तो अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई, ये तो दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी का मिश्रण हो गया, और ये दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण हो गया। ना ना, अलग चीज नहीं है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। नजरिया बदलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहां पर CH3COO माइनस आ रहा है, यहां पर भी CH3COO माइनस है। अगर यहां पे CH3COO माइनस है मतलब कि ये संयुग्मी है, तो यहां पर भी ध्यान से देखो, ये कहने को लवण है लेकिन लवण के अंदर उपस्थित क्या है, संयुग्मी।
तो देखने को हमें लग रहा है कि भैया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है। जब भी आप लवण लेते हो ना, तो लवण क्या देता है? लवण तो 100% वियोजित होता है। मतलब कि इस लवण से हमको क्या मिलेगा? इस लवण से हमको CH3COO माइनस मिलेगा, क्योंकि 100% वियोजित है। इसका मतलब ये लवण देखने को लवण है, लेकिन ये पानी में पूरा का पूरा 100% वियोजित हो जाएगा। मतलब कि पानी में क्या देगा? CH3COO माइनस देगा। इसका मतलब ये वाला आंसर वही आ गया जो ये वाला आंसर है। यहां पर भी CH3COOH और एसीटेट आयन है, यहां पर भी CH3COOH और एसीटेट आयन है। तो लवण को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ऐसे दो दो अलग अलग आंसर कैसे? आंसर अलग नहीं है भैया, ये दोनों एक ही है, क्योंकि लवण के अंदर ही उपस्थित होता है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का संयुग्मी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो। HCN प्लस CN माइनस, HCN और CN माइनस। अब आप मुझे बताओ, ये दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल का संयुग्मी। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी, इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन से तो आंसर आ रहा है, दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी, तो इससे तो आंसर आ रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बफर हो गया। लेकिन मान लो ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, HCN प्लस NaCN, ऐसा आ गया। अब आप सोचोगे यार ये तो अलग हो गया। अरे नालायक, अलग नहीं है, ध्यान से देख। ये हो गया दुर्बल अम्ल, और लवण तो हमेशा 100% वियोजित होता है। मतलब इसके वियोजन से आपको साइनाइड अवश्य मिलेगा। मतलब कि साइनाइड और HCN ये वही हो गया जो यहां पे लिखा हुआ है, सेम सेम है दोनों। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहां पर हमको देखना है। क्लियर? चलो अब आते हैं यहां पर आते हैं। देखो अभी इतना समझा दिया है ना मैंने, अभी मैंने इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, लेकिन अभी देखना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। अभी कई बच्चे उसमें गलत करेंगे, और गलत करके पता है फिर परेशान होंगे, सर आपने तो ऐसे बताया था, देखो देखो आपने वहां पे गलत कर रखा है, सर चेक करो सर गलत। मतलब मुझे ही ज्ञान देने लग जाते हैं, सर चेक करो आपने गलत कर रखा, चेक करो। अरे भैया एक तरीका होता है यार, गुरु आप ही बन जाते हो, मतलब आप ही गुरु बन जाते हो। चलो ये एक क्षारी बफर है, ठीक है, ये अम्लीय बफर है, ये क्षारी बफर है। अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल होता है, क्षारी बफर में दुर्बल क्षार होता है। अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल होता है, क्षारी बफर में दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार तथा उसका संयुग्मी का मिश्रण। अच्छा, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा यहां पे दुर्बल क्षार प्लस उसका प्रबल अम्ल के साथ बना लवण। यही का यही डेफिनेशन वहां पे भी, यहां पे दुर्बल अम्ल था, वहां पे दुर्बल क्षार है। यहाँ पे दुर्बल अम्ल का संयुग्मी है, वहां पे दुर्बल क्षार का संयुग्मी है। यहाँ पे दुर्बल अम्ल था, वहां पे दुर्बल क्षार है। यहाँ पे दुर्बल अम्ल का उसके प्रबल क्षार के साथ में लवण है, यहाँ पे दुर्बल क्षार का उसके प्रबल अम्ल के साथ लवण। सेम का सेम है, बस जहां दुर्बल अम्ल था वहां पे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल था वहां पे दुर्बल क्षार हो जाएगा, और जहां पे यहां प्रबल क्षार था वहां पे यहां प्रबल अम्ल हो जाएगा। नोट कर लो इसको। फिर इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चन के बाद दूसरी बात देखेंगे कुछ। चलिए नोट कर लिया। चलो अब आते हैं इसके एग्जांपल। चलो एग्जांपल, क्षारीय बफर। अब इसके एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। ठीक है, देखो क्षारीय बफर में मैंने क्या बोला? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार बोला ना। अब दुर्बल क्षार मतलब कि क्या? तो एग्जाम्पल ले लो, NH4OH। दुर्बल क्षार और उसका संयुग्मी, NH4OH का संयुग्मी क्या है? NH4+। संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी का मतलब होता है जिनके बीच में एक H+ या एक OH- का डिफरेंस हो। याद रखना, संयुग्मी का मतलब जिनके बीच में एक H+ और एक OH- का डिफरेंस हो।
चलो समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, इसका ये क्या दे रखा है, संयुग्मी दे रखा है। या तो ये दे रखा है या फिर और क्या हो सकता है, NH4OH प्लस NH4Cl। अब यहां ध्यान से देखो, ये दे रखा है दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार के साथ में दे रखा है उसका संयुग्मी। ध्यान से देखो, ये संयुग्मी NH4+, क्योंकि लवण हमेशा 100% आयनों में वियोजित होते हैं, मतलब कि ये NH4+ अवश्य देगा, जरूर देगा ये। और अगर ये NH4+ में टूट जाएगा तो NH4+ और दुर्बल क्षार और संयुग्मी दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। एक और उदाहरण लिखो, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgOH प्लस लिखो। अब ध्यान से देखिए, यह है दुर्बल क्षार और उसका संयुग्मी। दुर्बल क्षार और संयुग्मी के बीच में कितने का अंतर होता है, एक OH माइनस का, दोनों के बीच में एक OH माइनस का अंतर, मतलब कि बफर हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgOHCl, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लवण, और हमें पता है लवण 100% वियोजित होता है। अगर ये 100% वियोजित होगा तो एक तो Cl माइनस देगा, और Cl माइनस के साथ दूसरा क्या देगा, MgOH। अच्छा यहां नहीं लिख सकते, एक तो Cl माइनस देगा और दूसरा क्या देगा, दूसरा ये देगा MgOH का प्लस, ये देगा ये। तो अब ध्यान से देखो, इससे हमको MgOH का प्लस मिल रहा है, MgOH का प्लस, और इसके बीच में क्या है, संयुग्मी वाला संबंध, और संयुग्मी वाला संबंध तो क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। कोई मुझे बता सकता है ये MgOHCl ये किस प्रकार का लवण है? क्या कोई मुझे बता सकता है ये MgOHCl ये किस प्रकार का लवण है? MgOHCl ये किस प्रकार का लवण है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये क्षारीय लवण है। याद करो, मैंने आपको बताया था सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, उसके बाद में जटिल लवण, मिक्स्ड लवण, मिश्रित लवण। उसमें बताया था अगर कोई लवण OH माइनस दे दे मतलब कि वो क्षारीय लवण, इस क्षारीय लवण का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। निम्न में से कौन सा बफर विलयन है? ऑप्शन ए लिखिए H2CO3 प्लस Na2CO3। ऑप्शन बी लिखिए H3PO4 प्लस Na2HPO4। ऑप्शन सी लिखिए H3PO2 प्लस NaH2PO2। और ऑप्शन डी लिखिए MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgCl2। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। सही सही सही। कॉन्सेप्ट पकड़ा ना अब तुमने।
कुछ बच्चे तो सही जा रहे हैं, कुछ अभी भी गलत बता रहे हैं, तो इतना बताने के बाद में भी गलत बता रहे हैं। चलो मुझे बताओ कि क्या है H2CO3, ये क्या है ये बताओ। दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल। अब आप मुझे बताओ, दुर्बल अम्ल दे रखा है तो आप उसका क्या देखोगे, संयुग्मी देखोगे। अरे दुर्बल अम्ल दे रखा है तो उसका संयुग्मी देखोगे। यहां पे H2CO3 दे रखा है, जबकि ये क्या देगा, ये CO3 -2 देगा, ये CO3 -2 देगा। तो आप मुझे बताओ H2CO3 और CO3 -2, क्या इन दोनों के बीच में एक H+ का डिफरेंस है या नहीं। क्या इन दोनों के बीच में एक H+ का डिफरेंस है, नहीं, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 का, ये संयुग्मी नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा। समझ में आया। चलो अगला H3PO4, H3PO4, यहां देखो ये दुर्बल अम्ल है, बिल्कुल सर ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। और ये देखो Na2HPO4, Na2HPO4 ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है -2, HPO4 -2 दे रहा है। अब देखो HPO4 -2 और H3PO4, इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन, 3 और 1, देखो ना ध्यान से देखो, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 का अंतर है, ये भी संयुग्मी नहीं देगा। अब आते हैं इस पे, हाँ ये देखो, ये दुर्बल अम्ल है और ये क्या है H2PO2। आप ध्यान से देखिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, 3 2 1 का अंतर है, मतलब कि ये H2PO2 माइनस देगा, ये वो संयुग्मी देगा जो कि इसका होना चाहिए, इसी का संयुग्मी, 1 हाइड्रोजन का अंतर है, आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या देखो, यहां पे 2 OH आ रहे हैं, जबकि यहां पे 0 OH है, 2 OH का अंतर है। कितने OH का अंतर है, 2 OH का अंतर है, 2 OH का अंतर कभी भी संयुग्मी नहीं होता, कैंसल, आंसर आएगा सी। चलो अब थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि ये H3PO2 का नाम हमने क्या पढ़ा था। चलो थोड़ा सा हम पी ब्लॉक पे चले जाते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। चलो बताओ, थोड़ा रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बताओ, H3PO2 का नाम हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज हो जाएगा। H3PO2 का नाम हमने क्या पढ़ा था, बहुत बढ़िया, हाइपोफॉस्फोरस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही जा रहे हो। हाँ, हाइपोफॉस्फोरस, इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, वेरी गुड, शाबाश, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। एक सेकंड रुक जाइएगा बेटा। लिखिए, निम्न में से कौन सा लवण पीएच 7 प्रदर्शित, पीएच लगभग 7 प्रदर्शित करता है, एवं बफर की तरह भी कार्य करता है।
ठीक है। ऑप्शन लिखो CH3COONA, ऑप्शन बी लिखो NH4Cl, ऑप्शन सी लिखो, ऑप्शन सी लिखिए NH4CN, और ऑप्शन डी लिखिए Na2SO4। टाइम हो गया सर जी, अब ऊपर से जा रहा है। अरे ऊपर से क्या जा रहा है यार, क्या ऊपर से जा रहा है? क्या आएगा आंसर? आंसर बता दो फटाफट, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो ये कहानी थी आपकी किसकी? बफर की शुरुआत की। अभी तक तो हमने बफर का इंट्रोडक्शन ही किया है। कल हम इस बफर को और ज्यादा पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और कल हम इस चैप्टर को पूरा कोशिश करेंगे फिनिश कर दें। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बफर के बाद अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, और वो है विलेयता गुणनफल। क्या बचा हुआ बेटा? विलेयता गुणनफल। तो विलेयता गुणनफल जब हो जाएगा उसके बाद ये चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए, तो आप मान लीजिए कल का लेक्चर और लगेगा अपन को इसमें। ठीक है, चलो, कोई क्वेश्चन अगर आपको समस्या कर रहा है तो बता दीजिए। इसमें क्या दिए थे क्वेश्चंस, क्या दिए थे मैंने आपको? आप बोल रहे क्वेश्चंस दिए ही नहीं थे। वैसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो थे यार। क्वेश्चंस क्या दिए थे? दिए थे कुछ क्वेश्चन है? आज मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं आपको। कहाँ गए? रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। सारे क्वेश्चन, लवण के क्वेश्चन आज मिलेंगे आपको। ठीक है, लवण हमने कंप्लीट कर लिए। लवण के क्वेश्चन मैंने अभी तक होमवर्क में डाले नहीं थे। अब आपको आज जो होमवर्क मिलेगा ये लवण का मिलेगा। ठीक है, ये लवण के सारे क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं, आप इनको कर लेना। ठीक है, सारे 41, 40 ये सब लवण वाले हैं। मेरे ख्याल से जिनके पास मॉड्यूल है उन्होंने मॉड्यूल में चेक कर लिया होगा कि लवण के क्वेश्चन कैसे हैं। 39, 38 ये सब लवण के क्वेश्चन है बेटा। 37, 36 मॉड्यूल में दे रखे हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर। आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपके पास मॉड्यूल है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो यहां से क्वेश्चन कर ले, इसके आंसर की आपको मिल जाएगी। इसके आंसर की यहाँ पे दे रखी मैंने। ठीक है, क्लियर? हाँ, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और कोई समस्या हो तो बता दो भैया। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, कल डिस्कस करते इसको। ठीक है, थोड़ा और पढ़ा दूं? है थोड़ा और पढ़ना है? क्या बात कर रहे हो, पढ़ा देते हैं, हमारा क्या है। थोड़ा और पढ़ना है तो मिक्स्ड बफर को जो है मैं इक्वेशन करवा देता हूं उसकी, पीएच की। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, एंड कर दो प्लीज, भूख लग रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, ओल्ड लेक्चर डलवा दीजिए। अरे ओल्ड लेक्चर का क्या करोगे यार, है? होमवर्क आपको मिल जाएंगे, आज कर लेना आप। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।